हाँ तो छात्रों, कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल कराए थे एक्टिव से पैसिव बनाने के, और उसमें मैंने आपके लिए प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल आपको बता दिए थे। पहले से ही आपको विदित है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की कोई भी पैसिव नहीं बनती है, उसका कोई भी आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो ही ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स यस्टरडे। तो यहाँ इसमें ये अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, द ट्रैफिक रूल्स ऑब्जेक्ट, और ये अपना ETC। तो हमने जैसा बताया था उसी क्रम में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और बाय लगा करके आए हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। तो देखो इसमें है द ट्रैफिक रूल्स, द ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद हमें लेनी है हेल्पिंग वर्ब। टेंस कौन सा अपना, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों मैंने तुम्हारे लिए चार्ट में लिखाया था वाज या वर। तो वाज या वर में से कौन सी लेनी है। अब देखो हमारा बना हुआ सब्जेक्ट क्या है, द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हमें लेना है वर। ट्रैफिक रूल्स वर। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई से जोड़ते हैं, बाई हिम, और आए हुए अन्य शब्दों को लास्ट में लिख देते हैं यस्टरडे। तो क्या सेंटेंस बन गया, द ट्रैफिक रूल्स वर ब्रोकन बाय हिम यस्टरडे। महेश वाज watering the trees। महेश वाज वाटरिंग, वाज और मेन वर्ब वाटर्ड। वाटर पानी होता है और इसकी ये वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसमें यहाँ क्या है, ING आया है, तो क्या बनाएंगे, देखो ये अपना ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आएगा द ट्रीज। अब जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे, द ट्रीज वर बीइंग, मेन वर्ब वाटर्ड बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर महेश। आगे देखो, she had done her homework। क्या है बच्चों, she had done homework। तो अब देखो इसकी क्या बनाएंगे अपन, होमवर्क, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार हैड आया है तो हैड बीन, थर्ड फॉर्म डन बाई, उसी का ऑब्जेक्ट हो गया हर। अब आता है अगर अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है। आगे चलते हैं, तो इन एग्जाम्पल को आप
उतार लीजिए। मैं अब इनको हटा देता हूं यहां से और आगे आते हैं अपन फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल पर। माई ब्रदर विल हेल्प माई फ्रेंड। तो यहाँ देखो बच्चों, सेंटेंस आपके सामने है। माई ब्रदर विल हेल्प माई फ्रेंड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या नियमानुसार चलते हैं। तो क्या आएगा सबसे पहले, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड। बिल या सेल आए तो मैंने चार्ट में लिखाया था, हेल्पिंग वर्ब पैसे बनाते हैं तो हमें क्या लेनी है, बिल भी या सेल भी। तो माई फ्रेंड बिल भी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और बाई माई ब्रदर। अगला टेंस आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसे वॉइस नहीं बनती है। उसके अगले क्रम में आता है फ्यूचर परफेक्ट। रमेश विल हैव बॉट न्यू कार। तो देखो क्या बनेगा, न्यू कार, विल हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, विल हैव बीन, विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म है बॉट बाई रमेश। मैंने आपको कल बता दिया था कि बिल और सेल को मॉडल के रूप में भी काम में लिया जाता है, और बिल और सेल के अलावा जो मॉडल वर्ब हैं जिनको अपन एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, उनको पैसिव वॉइस बनाते समय उनके साथ में हमेशा बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, मैं आपके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाता हूँ कि यदि सेंटेंस में कोई मॉडल आया हो तो उसके साथ हमें बी जोड़ना है। एक्टिव का सेंटेंस और इधर पैसिव का। तो मान लीजिए एक्टिव में कैन आ गया तो अपन लिखेंगे पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैन बी। मस्ट आ गया तो लिखेंगे मस्ट बी। विल आ गया तो लिखेंगे विल बी। सेल आ गया तो लिखेंगे सेल बी। और कुड तो कुड बी। वुड तो वुड बी। शुड शुड बी। मे बी और माइट बी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सेंटेंस में कोई भी मॉडल वर्ब आए, एक्सिलरी वर्ब आए, तो हम पैसिव बनाते समय उसके साथ में, अर्थात जो मॉडल सेंटेंस में आया है या एक्सिलरी वर्ब आई है, उसके साथ में हमें बी जोड़ना है और हमें अपना वाक्य पूरा बना देना है। तो इसको देखो, जैसे he can lift this box, he, क्या बनेगा देखो, this box
कैन बी लिफ्टेड बाई हिम। क्या बना? दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई हिम। आगे देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, तो डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव हमें किस तरीके से बनाती है? डबल ऑब्जेक्ट यानी एक ही सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट दे रखे हों। एक होता है सजीव कर्म और एक होता है निर्जीव कर्म। तो बच्चों, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव। तो डबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे ही गेव मी सम बुक्स यस्टरडे। ये सेंटेंस है, क्या है बच्चों? ही गेव मी सम बुक्स यस्टरडे। ये आपके सामने है। अब इसमें देखो, ये हमारा सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और सम बुक्स ये भी ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे हो गया अपना अन्य शब्द। ठीक है, तो इसमें एक तो ऑब्जेक्ट आया हमारे पास मी, और एक आया है सम बुक्स। हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमें विशेष रूप से क्या ध्यान देना है कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं, किससे बनाते हैं बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं। चलो मैं और बेहतर तरीके से आपको और समझाता हूं कि यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए हों, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, अर्थात एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म। सजीव और निर्जीव को आप बड़े अच्छे ढंग से जानते हो कि सजीव कर्म कौन सा होता है और निर्जीव कर्म कौन सा होता है। तो सजीव कर्म इसमें पता है कि ही गेव मी, क्या है बच्चों? ही गेव मी सम बुक्स यस्टरडे। उसने मुझे कल कुछ पुस्तकें दी। उसने मुझे कल कुछ पुस्तकें दी। तो इसमें सजीव कर्म क्या हुआ? मी, और सम बुक्स ये क्या है? कुछ पुस्तकें, ये क्या हुआ? निर्जीव कर्म। तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय विशेष रूप से एक चीज का ध्यान देना है कि जब हम निर्जीव कर्म से पैसिव बनाते हैं, किससे बनाते हैं? निर्जीव कर्म अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू लगा करके जोड़ते हैं। क्या लगा करके जोड़ते हैं? मैं नीचे नोट लगा करके लाइन लिख दूंगा। और जब अपन निर्जीव कर्म सजीव कर्म से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो निर्जीव कर्म को जैसा आया है वैसा का वैसा ही लिख दिया जाता है। तो देखो, पहले अपन बनाएंगे इससे। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है अपना। मी का सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा? आई। अब यहाँ क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर में से कोई एक हमें प्रयोग में लेनी है। तो क्या लेंगे? आई वाज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब इसको सीधा का सीधा जैसा आया है, जैसे मैंने अभी बताया था, सम बुक्स बाई, ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम और यस्टरडे। ये तो बन गई हमारी सजीव कर्म से। अब बनाते हैं हम निर्जीव कर्म से। दूसरा कर्म ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सम बुक्स। तो क्या आएगा बच्चों? सम बुक्स
अब हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लेनी है, ये हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ये आप सभी जानते हो, सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर है तो हमें वाज का प्रयोग करना है। यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, तो उसमें हमें किसका प्रयोग करना है बच्चों, प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पर देखो प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, सम बुक्स वर गिवन। अब इसको मैंने बताया था किससे जोड़ना है, टू मी, गिवन टू मी बाय हिम यस्टरडे। अर्थात अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा, मैं नोट लगा करके और लिख देता हूं। यदि किसी वाक्य में एक साथ दो कर्म अर्थात डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट पहले, यदि सजीव कर्म से पैसिव बनाते हैं तो निर्जीव कर्म को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। आ गया समझ में। अब जैसे मैंने पहले सजीव कर्म से बनाई, किससे, मी, और मी का कर्ता मैंने क्या चेंज किया था, आई, ठीक है। तो दूसरे कर्म जो हमारा निर्जीव कर्म था सम बुक्स, उसको मैंने कोई परिवर्तन किए बिना ज्यों का त्यों लिख दिया, आई वाज गिवन सम बुक्स बाय हिम यस्टरडे। आ गया होगा समझ में। पॉइंट नंबर 2, मैं इसको ऊपर से अब साफ कर दूं। दूसरा पॉइंट है अपना, यदि हम निर्जीव कर्म से पैसिव बनाते हैं तो सजीव कर्म को टू लगा करके जोड़ा जाता है या लिखा जाता है। तो मैंने नीचे बनाया था दूसरा, इसी का किससे, सम बुक्स से, सम बुक्स वर गिवन टू मी, सम बुक्स वर गिवन टू मी बाय हिम यस्टरडे। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया होगा शायद। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। सिंपल सेंटेंस में कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट को बाय लगा करके नहीं जोड़ते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्य। अनइम्पोर्टेंट अर्थात उन सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं होता है। तो अब लिखते हैं हम आगे, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव बनाना। तो सबसे पहले तो दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिनका
सेंटेंस में कोई महत्व नहीं होता। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो वो देखो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे ऑल, एनीवन, एनीबॉडी, somebody, someone, people, police, none, no one, nobody। और भी होते हैं कुछ, ऑल, एनीवन, एनीबॉडी, somebody, someone, people, police, none, no one, nobody, etc अर्थात अन्य। तो ये ऐसे सब्जेक्ट माने जाते हैं जिनका पैसे बनाते समय कोई महत्व नहीं रहता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताऊं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, ये हुई हमारी मेन वर्ब, इंग्लिश ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हो गई ETC। ठीक है बच्चों, जब हम पैसे बनाएंगे तो मैंने क्या लिखा है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसे बनाना। तो पैसे बनाते समय अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को बाय लगा करके नहीं जोड़ा जाता है। अनइम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उनको बाय से नहीं जोड़ते। तो यहाँ देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आएगा, इंग्लिश, इंग्लिश। अब टेंस के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो टेंस कौन सा है इसमें, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में एज, एम, आर में से कोई एक ली जाती है। तो यहाँ इंग्लिश है तो क्या लेंगे बच्चों, इज, इंग्लिश इज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन। अब ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले क्या है, लोग ही तो होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बाय से नहीं जोड़ेंगे, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप ये कहोगे कि इसमें ऑल शब्द भी आया है, लेकिन ये ऑल शब्द सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसे बनाना। ये ऑल किसके लिए आया है, संपूर्ण संसार के लिए आया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या हुआ, पुलिस, पीपल, सॉरी, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमने इसकी पैसे बनाई, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और देखते हैं और एग्जाम्पल, देखो मैंने दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पुलिस अरेस्टेड द थीफ क्या है, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। तो चोरों को गिरफ्तार करने का काम किसका होता है, सभी जानते हैं किसका होता है, पुलिस का। तो हम पैसे बनाएंगे तो इसमें ये क्या हुआ, हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हुआ। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब, और द थीफ ये हुआ ऑब्जेक्ट। और इसकी पैसे कैसे बनेगी, देखो
सबसे पहले ऑब्जेक्ट द थीफ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर। तो क्या लेना है हमें? द थीफ के लिए वाज। द थीफ वाज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। द थीफ वाज अरेस्टेड, और इसको हमें बाई से नहीं जोड़ना है। तो अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा क्या कि यदि किसी वाक्य में, बच्चों यदि किसी वाक्य में, तो नोट लगा करके लिख लेते हैं यहाँ, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो पैसिव बनाते समय उस सब्जेक्ट को बाई लगाकर नहीं जोड़ा जाता। अब आपकी समझ में पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी सेंटेंस में कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, मैंने आपके लिए बता दिए, ऑल, एनी, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, पुलिस आदि, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आया हो, तो हम पैसिव जब बनाते हैं तो इन सब्जेक्ट को बाई लगा करके नहीं जोड़ते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। मैं अब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्यों की कुछ पैसिव तुम्हारे लिए और बना के बताता हूँ, जिससे तुम्हारी समझ में बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा। हाँ तो बच्चों देखो, मैंने आपके लिए कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। देखो, nobody can do this tough work। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट nobody can do this tough work, ये हमारा सब्जेक्ट है। can हेल्पिंग वर्ब, do मेन वर्ब, this tough work ऑब्जेक्ट। तो क्या पैसे बनेगी? देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट this टफ वर्क, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल आया है कैन। अब नोबडी कोई नहीं, अर्थात ये हमारा नेगेटिव भाव प्रदर्शित कर रहा है। तो नेगेटिव भाव प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या लिखना है? कैन नॉट। अब मॉडल आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? बी। कैन नॉट बी, और डू की थर्ड फॉर्म आएगी डन। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नोबडी को हम बाय लगा करके नहीं जोड़ेंगे। अगला देखो, somebody told her about the meeting। तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट क्या है अपना? हर, और हर को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या बदला जाएगा? सी। क्या लिखेंगे बच्चों? सी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब वाज, सी वाज टोल्ड। somebody क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, तो बाकी क्या बचा हमारे पास? शी वाज टोल्ड अबाउट द मीटिंग। अगला देखो, एवरीवन न्यू दैट प्लेस वेरी वेल। इसमें देखो एवरीवन क्या है? सब्जेक्ट, न्यू क्या है? मेन वर्ब, दैट प्लेस वेरी वेल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा? दैट प्लेस, क्या आएगा? दैट प्लेस न्यू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। दैट प्लेस इज, न्यू की थर्ड फॉर्म नॉन, नॉन वेरी वेल।
अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या रहा, एवरीवन, और इसको हम बाय लगा करके नहीं जोड़ेंगे। ऐसे ही इसकी तरह समबड़ी को नहीं जोड़ा और नोबडी को भी हमने इसमें नहीं जोड़ा। अगला देखो, दिस एम्बुलेंस टेक्स द पेशेंट टू हॉस्पिटल। द पेशेंट ऑब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे, द पेशेंट। द पेशेंट्स क्या है, टेक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आर। द पेशेंट्स आर टेकन टू हॉस्पिटल in this ambulance, अब यहाँ हमने इसमें इन का प्रयोग अलग से किया है, अर्थात कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें भाव प्रदर्शित करने के लिए हमें अपनी तरफ से कोई प्रपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका अर्थ है द पेशेंट्स, मरीजों को, आर टेकन, ले जाया जाता है, टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए, अस्पताल के लिए, इन दिस एम्बुलेंस, इस गाड़ी में, एम्बुलेंस में। तो मेरे हिसाब से आप लोगों की समझ में ये टॉपिक अच्छे ढंग से आया होगा कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्यों का पैसिव बनाते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले वाक्यों में जब अपन पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को बाई लगा करके नहीं जोड़ा जाता है। आगे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप इनको नोट कर लीजिए और हम अब आगे बढ़ाते हैं इसको। ये हुए हमारे सिंपल सेंटेंस और अब हम वॉइस की अर्थात पैसिव वॉइस के लिए सेंटेंस, इसके आगे इंटरोगेटिव और उसके बाद इम्पेरेटिव। तो पहले इसको आप अच्छे ढंग से उतार लीजिए और अगले कड़ी में मैं आपके लिए बता रहा हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसों की पैसिव बनाना।